प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि दशकों तक रक्षा का सबसे बड़ा आयातक देश अब 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। साथ ही कहा कि एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस शो में 32 देशों के रक्षा मंत्रियों, 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों और वैश्विक और भारतीय OEM के 73 CEO भाग ले रहे हैं। वहीं यह अब तक का सबसे बड़ा एयर शो है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो डिजाइन नेतृत्व में देश की प्रगति, UAV क्षेत्र में वृद्धि, रक्षा, अंतरिक्ष और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस लेफ्ट त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने त्रिपुरा में शांति और कानून का शासन स्थापित किया। साथ ही कहा, त्रिपुरा के युवाओं, माता बहनों ने चंदा की कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। त्रिपुरा के लोगों ने पूरा मन बना लिया कि उन्हें सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मंच से 10 मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विशिष्ट और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बतौर विशेष अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बाबा साहेब मेरे लिए भगवान के समान हैं। उन्होंने समाज और समाज में हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है उसने समाज के हर वर्ग को आखिरी पायदान से ऊपर लाने का काम किया है। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रदर्शनी में देश विदेश से 700 से अधिक प्रदर्शकों अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि भारत अपने व्यापार अनुकूल वातावरण और लागत प्रतिस्पर्धात्मक के कारण एक बेहतरीन विनिर्माण केंद्र बना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नित नई बुलंदियां छू रहा है। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर हमारा देश पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मजबूती के साथ उभरकर सामने आया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर दाखिल एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे सरकार को सौंपा गया था। रिपोर्ट में 7 विधानसभा सीटों में वृद्धि की गई थी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव ज्योति अर्पणम 2023 कार्यक्रम के तहत मिट्टी के करीब 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल उज्जैन में महाशिवरात्रि पर मिट्टी के 11,71,078 दिए जलाए गए थे। महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 21 लाख दीप जलाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 20,000 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। देश भर के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आज से शुरू हो गया है। यह मेला देश भर के 200 से अधिक जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से स्थानीय युवाओं को करियर की शुरुआत का बेहतरीन अवसर देने के लिए कई स्थानीय व्यवसाय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि अप्रेंटिसशिप मेले में विभिन्न सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियां और अप्रेंटिस की भर्ती करेंगी।
इससे आवेदकों को नए कौशल सीखने और अपनी आजीविका को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। साथ ही 16 फरवरी को होने वाले दिल्ली मेयर का भी चुनाव टल गया है। उपराज्यपाल की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 फरवरी को तय की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की। इस अवसर पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ डिजिटल इकोनॉमी पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है और मानवता के जीवन में कल्याण का काम कर सकती है। सीएम ने कहा कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। सूचना मिलने के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करके 2 लोगों को धर दबोचा है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी बड़ी साजिश कर रहे थे। बरामद हथियारों में 25 चाइनीज ग्रेनेड, 1 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 230 कारतूस पिस्टल, 10 AK मैगजीन और 300 AK कारतूस हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने डीएम की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दलितों के खिलाफ हमलों की संख्या में वृद्धि के लिए डीएम की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दलितों के खिलाफ कथित अपराधों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय प्रणाली भयानक रूप से विफल रही है। गवर्नर RN रवि ने चेन्नई गुवांडी अन्ना विश्वविद्यालय में मोदी @20 और अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के तमिल संस्करण को लॉन्च किया और इस मौके पर कहा कि सभी को प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हर कोई अंबेडकर के बारे में सोचने लगा है। यूपी के जौनपुर में एक और धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में सेंट जेवियर स्कूल बदलापुर के प्रबंधक और फादर सहित 9 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फादर समेत 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि स्कूल के प्रबंधक लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर लालच देते थे, जिसके बाद हिंदू गौरव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बक्सा थाना क्षेत्र के औंका गांव निवासी प्रमोद कुमार शर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 13 पुरुषों और 3 महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए देश दुनिया से यूपी में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। किसी भी दूसरे प्रदेश में निवेश के आए प्रस्तावों का रिकॉर्ड तोड़कर योगी सरकार ने दिखा दिया कि असीम संभावनाओं का उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने में पूरी तरह सक्षम है। निवेश के लिहाज से यूपी देश में उत्तम निवेश का प्रदेश बनने की राह पर है। वैसे तो राज्य में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय इस समिट के माध्यम से सरकार ने पहले 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन वैश्विक निवेशक महाकुंभ में देश दुनिया के निवेशकों ने रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए प्रस्तावों से गुजरात सहित दूसरे प्रदेश के समिट में आए निवेश प्रस्तावों का रिकॉर्ड टूटा है। भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI लगातार बड़े कदम उठा रहा है। पहली बार होने जा रही महिला प्रीमियम लीग में आज खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पर शुरू हो गया है। नीलामी में दुनिया भर की 400 से ज्यादा क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया है। सबसे पहली बोली टीम इंडिया की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना पर लगी। स्मृति मंधाना को बेंगलुरु टीम ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं दीप्ति शर्मा को UPW की टीम ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में और हरमनप्रीत कौर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि दिल्ली कैपिटल ने जेमिमा रोड्रिग्स को 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा गावस्कर ट्रॉफी में तीसरा टेस्ट 1 से 5 मार्च तक खेला जाएगा। यह टेस्ट पहले धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हो रहा था, लेकिन अब इस मैच को यहां से शिफ्ट करने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। वहीं अब BCCI ने इस टेस्ट मैच को धर्मशाला की जगह
इंदौर के होलकर स्टेडियम में करवाने का फैसला लिया है। बीसीसीआई के ट्वीट के अनुसार धर्मशाला में ठंड के कारण आउटफील्ड में घास की कमी है। ऐसे में मैच के दौरान समस्या हो सकती है। वहीं मैच के समय तक पूर्ण रूप से घास आने की संभावना भी नहीं थी। यही कारण है कि अब तीसरे टेस्ट को धर्मशाला से शिफ्ट कर इंदौर में करवाने का फैसला लिया गया है। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री इस वर्ष जनवरी में 17% बढ़कर 2,98,093 इकाई पर पहुंच गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने यह जानकारी दी है। सियाम ने कहा कि माह के दौरान स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों सहित यूटिलिटी वाहनों की बढ़ती मांग से कुल यात्री वाहन बिक्री बढ़ी है। जनवरी 2022 में वाहन कंपनियों ने डीलर को 2,54,287 वाहनों की आपूर्ति की थी। एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 1,16,962 इकाई का रहा था। इसी तरह यात्री कारों की बिक्री 1,16,962 इकाई से बढ़कर 1,36,931 इकाई हो गई।